जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ते हैं 1857 का रिवोल्ट यानी 1857 के क्रांति के बारे में आज हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों हुआ था, क्यों इसको सिपाही विद्रोह बोला गया, क्यों इसको नागरिक विद्रोह बोला गया, क्या यह सच में सिपाही विद्रोह था या सिविलियन रिवोल्यूशन था, क्या था नहीं था, इसी के बारे में आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। पहला 1857 का क्रांति क्यों हुआ था, कारण क्या था। 1857 का जो क्रांति हुआ था क्यों हुआ था, वाई, उसका कारण क्या था, पहला बात। दूसरा बात, इसका केंद्र कहाँ कहाँ था, सेंटर कहाँ कहाँ था जहाँ पे ये विद्रोह हुआ था, एंड जो सेंटर था उसको लीड कौन कर रहा था यानी लीडर कौन था वहाँ से, ये जानने का कोशिश करेंगे। तीसरा जानने का कोशिश करेंगे कि ये जो 1857 की क्रांति थी ये विफल क्यों हो गया, क्यों नहीं सक्सेस हो पाया, आखिर क्या रीजन था जो सक्सेस नहीं हो पाया। एंड चौथा रीजन ये पढ़ेंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला, चाहे ब्रिटिशर्स पे या इंडियन पे उसका क्या परिणाम निकला, उसी के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ओके, 1 मिनट। यस, तो पहला कारण क्या था, दूसरा कहाँ कहाँ ये रिवोल्ट हुआ एंड जहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ उसको लीड कौन कर रहा था, तीसरा ये क्यों नहीं सक्सेस हो पाया उसका रीजन देखना पड़ेगा, एंड चौथा ये जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था इसका परिणाम क्या निकला यानी इसका रिजल्ट क्या निकला, ये हम लोग आज देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला कारण से, क्या कारण था जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था। तो पहला हम लोग कारण पढ़ेंगे। देखो भाई साहब, ये अपना कारण हो गया। क्या कारण था, इसका कारण देखो एक नहीं था, बोला जाता है कि सिर्फ सैनिक कारण ही नहीं था या सिर्फ सैनिक विद्रोह ही नहीं था, ये इसका बहुत सारा कारण था। राजनीतिक कारण भी था यानी पॉलिटिकल कॉजेज भी था, इकोनॉमिकल कॉजेज भी था, रिलीजियस कॉजेज भी था, एंड मिलिट्री कॉजेज था जो सो था ही। ठीक है, तो इसका सिंपल वे में एक होता है ना, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। ये जो तीनों कारण था ना, राजनीतिक कारण या आर्थिक कारण या धार्मिक कारण, ये लॉन्ग टर्म वाला था, ये जो था लॉन्ग टर्म वाला रीजन था। एंड ये जो है ये तो कारण था ही, इससे तो परेशान थे ही आदमी ब्रिटिशर्स से। ये जो है आग में घी वाला काम कर दिया, सैनिक जो था यानी सिपाही का यानी सैनिक का जो रीजन था ये आग में घी वाला काम कर दिया। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं राजनीतिक कारण क्या था, क्या राजनीतिक कारण था, जिस हम लोग ये पढ़ेंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें राजनीतिक कारण था कि नहीं था, ये पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो देखो पॉलिटिकल कॉजेज में क्या था, डलहौजी आता है, डलहौजी इंडिया आया, उससे पहले क्या है ब्रिटिशर्स जो था वो इंडिया में अपना एरिया बढ़ाना चाहता था, चाहे सब्सिडरी अलायंस हो यानी सहायक संधि हो, उसके बाद धीरे धीरे और एरिया को एक्सटेंड करना चाहता था। डलहौजी जैसे इंडिया आता है वो क्या करता है, एक पॉलिसी लाता है जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया यानी हड़प की नीति बोला गया। क्या हड़प की नीति बोला गया, हड़प की नीति बोला गया। हड़प की नीति क्या होता था, जैसे मैं किसी राज्य का एज ए रूलर हूं, ठीक, या तुम किसी राज्य का कोई रूलर हो, मान लो कि तुम किसी राज्य का रूलर हो। अब क्या है कि तुम्हारा वंश जो है यानी तुम जब मरोगे यानी जब मैं मरूंगा तो मुझे कोई बेटा नहीं है जो मेरा ये नहीं मेरे राज्य को संभालेगा, मेरे स्टेट को संभालेगा। उस केस में क्या होता था, डलहौजी क्या करता था, जिसका अपना बेटा नहीं होता था वो राज्य को अपने तरफ ले लेता था, यानी ब्रिटिशर्स का वो राज स्टेट कहलाने लगता था। अब हमारा कंट्री जो है वो रिचुअल्स पे था, हम लोग ममता वाले आदमी हैं, तो क्या करते थे यदि हमको बेटा नहीं हुआ तो क्या करते थे, एडॉप्ट कर लेते थे किसी बच्चे को, अपना वंश बढ़ाने के लिए किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लेते थे, एंड वही बच्चा मेरे बढ़ने के बाद मेरा रूलर बनेगा। अब हम एडॉप्ट कर लिए तो वो मेरा बेटा बन गया। अब वही बच्चा क्या आगे मेरा
स्टेट का रूलर बनेगा। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति में यही पॉलिसी थी कि जो एडॉप्ट किया हुआ बच्चा है उसका वैल्यू नहीं होगा, जब तक नहीं अपना संतान होगा तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। यानी मेरा अपना बेटा रहेगा, मेरा खून यानी रहेगा, तभी जो है वो मेरे स्टेट का रूलर बन सकता है। यदि हम किसी बच्चे को एडॉप्ट किए हैं तब जाके उसको एज ए रूलर बैठाते हैं अपने स्टेट में, तो ब्रिटिशर्स नहीं होने देगा। उसी को लेकर एक पॉलिसी लाया डलहौजी, जिसका नाम क्या था, हड़प की नीति था, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नीति था। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे राज्य को लिया गया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो कभी कभी पूछता है सतारा को कब लिया गया था, 1848 में लिया गया था सतारा को। संबलपुर को 1849 में लिया गया था। उदयपुर को 1852 में लिया गया था। झांसी को 1853 में लिया गया था, झांसी की रानी जिसके बारे में पढ़ते हो, झांसी को भी 1853 के अंतर्गत लिया गया था। यही हड़प की नीति के अंतर्गत लिया गया था, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नीति के तहत लिया गया था। लाया कौन था, तो डलहौजी लाया था। ओके, उसके बाद देखो अवध यानी यूपी। यूपी जो है 1856 से पहले क्या एज अ बफर स्टेट काम करता था। बफर स्टेट का मतलब, कहने का मतलब हो गया कि जो वो एज जैसे ये एरिया हुआ एंड ये एरिया हुआ, कोई ए एरिया, बी एरिया एंड सी एरिया। यहाँ पे सपोज दैट ब्रिटिशर्स है, ये जो है कोई ब्रिटिशर्स का इनेमी है, ये जो है इनेमी है एंड बी जो है, बी क्या करता था, यानी बी जो है इसका रक्षा कर रहा है, यानी ये यदि मिलिट्री पावर इस पे यदि आक्रमण करना चाहेगा, ए का सी पे यदि आक्रमण होगा तो उससे पहले बी क्या करेगा, बी पे करना पड़ेगा। तो सी जो है यानी ब्रिटिशर्स जो था एज लाइक बी को अवध मान लो, अवध को एज अ बफर स्टेट मानता था। यदि ए कोई भी राज्य यदि सी पे अटैक करेगा तो पहले बी से लड़ना पड़ेगा। ये इसका पॉलिसी था एज ए बफर स्टेट। लेकिन बाद में जैसे जैसे राज्य को लेते गया ब्रिटिशर्स, तो क्या होने लगा, तो ये समझने लगा ब्रिटिशर्स कि अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, बफर स्टेट के रूप में क्यों रखे भाई, अब हमको किसी से है ही नहीं, डर किसी से है ही नहीं, अब तो सारा एरिया मेरा बनते ही जा रहा है, तब क्यों ना इसको भी ले ले, यानी किसको, इसको भी ले ले, बी को। ठीक है, अब क्या करता है, लेकिन तब भी देखो, तब भी एज अ बफर स्टेट ही रखता है, इसको एज अ बफर स्टेट ही रखता है। तो 1856 में अब इसके लिए तो हड़प की नीति था नहीं। हड़प की नीति में क्या होता था, जो रूलर एडॉप्ट करेगा बच्चा उसका स्टेट ले लिया जाता था, बट अवध में तो ऐसा था नहीं। अवध को हटाने के लिए नहीं, अवध को अपने में मिलाने के लिए क्या करता है, एक कुशासन का, मेल गवर्नेंस का एक क्या बोले तुमको, मेल गवर्नेंस का एक देता है, एक्सक्यूज देता है कि तुम्हारा शासन अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए हम तुमसे तुम्हारा स्टेट ले रहे हैं। तो अवध को इसी नीति पे, यानी कुशासन की नीति पे, मेल गवर्नेंस की नीति पे अवध को 1856 में ब्रिटिशर्स अपने अंदर ले लेता है। ये तो हो गया भाई तुम्हारा राजनीतिक कारण। अब मेरा राज है, बिना पूछे हमसे ले रहा है, पक गुस्सा तो आएगा ना यार, मेरा सामान है, तुम बिना मेरे पूछे तुम ले रहे हो, और यदि हम मांग रहे हैं कि मेरा सामान है दे दो, तब भी तुम बोल रहे हो कि नहीं दोगे, तो हमको गुस्सा आएगा ना। तो सेम यही था, सतारा था, झांसी था, संबलपुर था, उदयपुर था, और भी कई राज था, गुस्सा तो पनप रही ही थी। उसके बाद देखो आर्थिक कारण पे आते हैं। ये तो हो गया राजनीतिक कारण, अब आर्थिक कारण पे आते हैं। इकोनॉमिकल कॉजेज क्या था, क्या कारण था जिससे किसान लोग भी या जो व्यापार करता था, जो रोजगार में लंबित व्यक्ति था, वो क्यों गुस्सा हुआ ब्रिटिशर्स से। पहला एक एक्ट बना था, 1813 का एक्ट बना था। 1813 के एक्ट में क्या होता, और 1813 से पहले क्या होता था, जितना भी ब्रिटिशर्स कंपनी था उसमें से सिर्फ एक, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग बोलते थे, उसी को जो है व्यापार करने का अधिकार था। एक मोनोपोली था, किससे, इंडिया से। लेकिन 1813 एक्ट में क्या बोला गया कि अब ना सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी बल्कि इंग्लैंड में जितने भी कंपनी है, यूरोपियन जितने भी कंपनी है, सबको जो है फ्री ट्रेड करने के लिए इंडिया में मिलेगा।
अब एक एरिया, सपोज दैट ए एरिया है, इसमें पहले एक ही कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ए को ईस्ट इंडिया कंपनी मान लो। 1813 एक्ट में क्या हुआ, 1813 एक्ट में क्या हुआ, एक नियम बनाया गया कि जो अब जो है ये ऑल ओवर इंडिया में जो है ना सिर्फ ए का अधिकार रहेगा, बल्कि बहुत सारे कंपनी आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जितने भी कंपनी है सब आएगा यहां पे ट्रेड करने के लिए। अब बताओ कि एक तो पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी चूस रही थी पूरा इंडियन को, उसके बाद 1813 एक्ट के तहत क्या होता है, और भी सारे कंपनी आ जाती है यहां पे। अब इससे हानि किसको, लॉस किसको मिलेगा, जो इंडिया के अंदर में जो इंडियन था उसको लॉस मिलेगा, क्योंकि पहले उसको सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ना पड़ता था ट्रेड में। अब यूरोपियन का बहुत सारे कंपनी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, एफ भी आ गया, अब सबसे उसको लड़ना पड़ेगा। अब सबसे उससे लड़ना पड़ेगा तो क्या हानि किसको, लॉस किसको रहेगी, इंडियन को रहेगी। क्यों रहेगी, अब इसका भी रीजन था। अब इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन नहीं था इंडिया में उस समय, औद्योगिक क्रांति होती नहीं थी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता था वो हैंडमेड होता था। यानी मैं ये कपड़ा पहना हूं, ये हैंडमेड होता था, जो इंडियन बनाता था उस समय हैंडमेड बनाता था। और यही कपड़ा ब्रिटेन में या यूरोप के किसी कंट्री में क्या होता था, बाय मशीन बनाया जाता था। अब बाय हैंड बनाने में एंड बाय मशीन बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत किस में लगेगा, जो बाय हैंड बनाता था, जो इंडियन बनाता था। मशीन में तो उतना मेहनत नहीं लगती है, परिश्रम सबसे ज्यादा जो हाथ से बनाएगा, जो हाथ से कपड़ा बुनेगा उसको लगेगा, खर्चा भी उसी को आएगा जो हाथ से बुनेगा, मशीन में तो होती नहीं थी। अब ये चीज मार्केट में क्या होता था, अब जो हैंडमेड से बना हुआ पक्का है उसका कीमत क्या ज्यादा रहेगा मार्केट में। मशीन वाला जैसे यूरोपियन कंट्री आता है, सारा आ गया, तो क्या हुआ, यही कपड़ा एक इंडियन बनाया एंड यही कपड़ा एक यूरोपियन बनाया। अंतर यही है कि इंडियन हैंडमेड से बनता था, यानी हाथ से बनाता था इंडियन, एंड वही यूरोपियन क्या करता था, मशीन से बनाता था। अब ये कपड़ा मार्केट में आया, हैंडमेड जो बनाया, जो इंडियन बनाया ये कपड़ा, वो महंगा बिकेगा, वो महंगा बेचेगा, क्योंकि उसमें परिश्रम ज्यादा लगा है, पैसा ज्यादा लगा है, तो महंगा बिकेगा। अब वही जो यूरोपियन जो मशीन से बना के लाया इंडिया, वो क्या करेगा, इसको सस्ता बेच देगा। और हम इंडियन में क्या, जैसे ये कपड़ा 50 रुपए में एक दुकान में मिल रही है, एक दुकान में मात्र 20 रुपए में मिल रही, तो हम इंडियन क्या करेंगे, 20 रुपए वाला खरीदेंगे ना। तो मशीन से जो कपड़ा बनता था वो सस्ता होता था, तो मार्केटिंग किसका होने लगा, जो मशीन से बनने लगा। अब इससे लॉस किसको हो रहा है, इंडियन व्यापारी को हो रहा है। तो आर्थिक कारण यही था 1813 के एक्ट में। 1813 से पहले सिर्फ ये काम एक ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, बट 1813 के बाद क्या होता है, जैसे ही एक्ट बना, जितने भी यूरोपियन कंट्री के कंपनी थी सबको आ गया कि आओ भाई आओ, तुम भी ट्रेड करो। ये समझ आ रहा है। दूसरा कारण क्या था, रेलवे। 1853 में डलहौजी लाता है रेलवे का भी। रेलवे कौन लाया इंडिया में, डलहौजी लाया। अब देखो रेलवे का क्या पॉलिसी था, रेलवे को क्यों इंडिया में इतना जोर दिया गया, रेलवे में क्यों इतना पैसा फंसाया गया। इंडिया में क्या होता था, जितना भी ट्रेड होता था वो शहर तक ही सीमित रहता था, क्योंकि उस समय रोड नहीं था अच्छा, तो सामान जाए तो जाए कैसे। तो शहर के जो व्यापारी होता था उसी को घाटा होता था, गांव तक नहीं पहुंच पाता था, यानी रूरल एरिया तक नहीं जा पाता था यूरोपियन सामान, सिर्फ अर्बन एरिया तक रहता था। बट रेलवे से क्या हुआ, रेलवे का जैसे ही रेलवे डेवलप हुआ इंडिया में, अब वही सामान जो अर्बन एरिया तक सीमित था वो सामान अब रूरल एरिया तक भी पहुंचने लगा, क्योंकि हर जगह ट्रेन जाने लगी। इससे क्या हुआ, जो गांव का व्यापारी था, जो स्वावलंबी था, वो गांव का व्यापारी, गांव वाले व्यापारी को उतना हानि नहीं पहुंचता था पहले,
लेकिन जैसे ही रेलवे डेवलप हुआ, ट्रेन का आना जाना रूरल एरिया से भी गुजरने लगा, वैसे वैसे सामान जो है रूरल एरिया तक पहुंचने लगी। अब रूरल एरिया तक पहुंचने लगी, अब ग्रामीण व्यापारी जो था, जो रूरल बिजनेसमैन था, उसको भी घाटा होने लगा। पहले अर्बन एरिया तक ही था, उसके बाद अब रूरल एरिया तक भी जाने लगा। तो इससे भी गुस्सा था। यह आर्थिक कारण हो गया तुम्हारा। अब देखो धार्मिक कारण क्या था, रिलीजियस कॉजेज क्या था, धार्मिक कारण क्या था। पहला देखो लिखा है कि सैनिकों को विदेश भेजा जाना। पहले क्या था, हम लोग इतने धार्मिक थे कि पहले समुद्र को पार करना एक अपवित्र माना जाता था। ऐसा बोला जाता था कि तुम समुद्र पार किए, तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। एंड हम लोग धर्म के बहुत ही, धर्म से बड़ा हम लोग को कुछ नहीं। अब जो सैनिक होता था, जो मिलिट्री होता था, उसको विदेश भेजा जाता था। अब उसको लगता था कि जो हम समुद्र पार करेंगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो सैनिक में यह भी एक गुस्सा था कि हमको जबरदस्ती बाय फोर्सली हमको भेजा जाता है फॉरेन की, जहां तुम वहां से लड़के आओ, म्यांमार जाओ, हर जगह जाओ, तुम लड़के आओ। प्रॉफिट किसको मिला है? ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने लिए भेजता था। तो पहला कारण। दूसरा कारण, जो सामाजिक कानून बना था, समाज सुधार को यानी सोशल रिफॉर्म करने के लिए जो कानून बना था, उसके आड़ में भी बना था। अब देखो वो क्यों, तो देखो इंडिया में बहुत ही रूढ़िवादी लोग सब रहते थे, अभी भी है, ऐसा नहीं अभी नहीं है, अभी भी है। उसके लिए कुछ नहीं है, बस उसके लिए धर्म से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन धर्म सही राह बताता है, लेकिन धर्म का नाजायज फायदा उठाया जाता है, जैसे इस्लाम में होता है। ये जो है धार्मिक में यानी सामाजिक कानून किस प्रकार से था, तो देखो राजा राम मोहन राय को याद करो, सती प्रथा 1829। सती प्रथा में क्या होता था कि हस्बैंड और वाइफ, यानी हस्बैंड यदि मर गया तो वाइफ को क्या होता था, हस्बैंड के साथ जलना पड़ता था चिता में। और यही चीज को सुधारने के लिए राजा राम मोहन राय बहुत किए। शमशान तक जाते थे कि भाई तुम ऐसा मत करो, समझाते थे आदमी को। गीता, वेद, सबका एग्जाम्पल देते कि धर्म में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि यदि हस्बैंड मरता है तो अपने वाइफ को भी साथ जलने के लिए, कहीं नहीं कहा गया। बट हमारे ज्ञानी पुरुष सब ऐसा ऐसा कानून बना दिया था। कानून क्या, वो विचार ही पैदा कर दिया था सबको। एक आइडियोलॉजी बन गया था कि जो हस्बैंड मरेगा तो उसकी वाइफ को साथ में जलना पड़ेगा। यही कानून को अंत करवाया राजा राम मोहन राय, सती प्रथा। उसके बाद देखो विधवा पुनर्विवाह 1856 में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुने होंगे। विधवा पुनर्विवाह पे बहुत जोर दिया था, यानी एक हस्बैंड है, यदि हस्बैंड मर गया तो उसकी बीवी को दूसरा शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्यों नहीं? उसका भी एक इंडिविजुअल राइट्स है, क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? यही चीज ईश्वर चंद्र विद्यासागर समझाते थे। यानी महिला लोग के लिए लोग बहुत कुछ किए थे। इसीलिए कहा गया है मनुस्मृति में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। यानी जिस कुल में नारी की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। वही मनुस्मृति, वही वेद, वही गीता में सब कुछ लिखा हुआ रहता था। लेकिन रूढ़िवादी लोग जो थे अपना ही एक अलग कानून बना के माइंड में लेके चलते थे, नहीं ऐसा होगा, और सब उसको अपनाने के लिए तैयार रहते थे। तो ये सब जो कानून अंग्रेज बना दिया, कानून तो अच्छा बनाया, लेकिन जो इंडियन रूढ़िवादी लोग था उसको पसंद नहीं आ रहा था। वो अपना गुस्सा किस में लिया था? 1857 के रिवोल्ट में लिया, बदला। तो राजनीतिक कारण पता चल गया, आर्थिक कारण पता चल गया,
धार्मिक कारण पता चल गया। अब देखो सैनिक कारण जो तुरंत में हुआ था। तुरंत में पहला एक चर्बी मिलाए, यानी एक कारतूस होता था, एनफील्ड गन होता था, उसमें कारतूस दिया जाता था एंड कारतूस को दांत से निकाला जाता था। एंड अब्बा उठ गया कि उस कारतूस में जो है सुअर एंड गाय का कुछ मांस मिला हुआ रहता है। अब हिंदू और मुस्लिम के लिए समझ रहे हो, हिंदू के लिए गाय एंड मुस्लिम के लिए सुअर। तो ये सैनिक कारण था। एक और भी कारण था, वेतन को लेकर भेदभाव। यानी वेतन टाइम पे नहीं होता था, यानी टाइम पे होता था तो यानी एक काम का वो समान काम में देना, यानी मैं भी वही काम कर रहा हूं, तुम भी वही काम कर रहे हो, तो हम दोनों को जो वेतन मिलेगा समान मिलना चाहिए। लेकिन अंग्रेज क्या करता था, यानी एक ही काम को दोनों कर रहे हैं, यानी अंग्रेज भी कर रहा है, इंडियन भी कर रहा है, लेकिन जो अंग्रेज कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलता था एंड इंडियन को कम पैसा मिलता था। तो सैनिक सब में यह भी हो गया था, भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या कारण है। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। आर्टिकल 44 भी है ना, समान संहिता, यानी मैं भी जो काम कर रहा हूं तुम भी जो काम करो, हम दोनों को वेतन समान मिलना चाहिए। बट अंग्रेज ऐसा करता नहीं था। अब देखो राजनीतिक कारण पता चल गया, आर्थिक कारण पता चल गया, आर्थिक कारण पता चल गया, धार्मिक कारण पता चल गया, सैनिक कारण पता चल गया। राजनीतिक कारण में पहला हड़प की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत सतारा को लिया गया था, संभलपुर को लिया गया था, उदयपुर को लिया गया था, झांसी को लिया गया था। सतारा 1848, संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853। आर्थिक कारण में रेलवे या 1813 का एक्ट जिसमें फ्री ट्रेड करने के लिए दिया गया यूरोपियन के सारे कंपनी को। धार्मिक कारण में सैनिकों को विदेश भेजा जाना, सामाजिक कानून जितने भी बने जैसे सती प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, ये सब कारण। एंड सैनिक कारण में पहला तो वेतन को लेकर भेदभाव कि अंग्रेज को ज्यादा दे दिया जाता था वही काम का, और वही काम का इंडियन को कम दिया जाता था। इससे एक रोष जन्म लेती थी इंडियन मिलिट्री में, यार यार हम भी वही काम कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहा है, बट हमको कम पैसा मिल रहा है, उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, उससे भी गुस्सा था। और दूसरा चर्बी मिलाए जाने की घटना, धर्म को कितना मानता था, गाय हिंदू के लिए एंड सुअर मुस्लिम के लिए। देखो इतना तो कारण तो पता चल गया अब कि बहुत सारे कारण थे, राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, सैनिक कारण थे। राजनीतिक में क्या था, आर्थिक में क्या था, धार्मिक में क्या था, सैनिक में क्या था, हम लोग पता चल गया। अब कैसे उठता है ये रिवोल्ट, कैसे स्टार्ट होता है, हम लोग ये देखते हैं। अब देखो केंद्र और लीडर की बात करते हैं। मंगल पांडे का नाम सुने होंगे, मंगल पांडे का। बैरकपुर यानी बंगाल में पड़ता था। 29 मार्च 1857 को यानी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे क्या करता है कि वो जो चर्बी वाला गन था उसको यूज करने से मना कर देता है। जैसे ही मना करता है कि मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है, विद्रोह खड़ा कर देता है मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है। मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है एंड 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है। कब? 8 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी जाती है। अब ये बात धीरे धीरे पूरा दिखने लगा, यानी नॉर्थ इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में आग की तरफ फैलने लगा कि चर्बी में गाय एंड सुअर का मांस मिलाया जा रहा है। मेरठ का सिपाही था, यानी सिपाही मेरठ का, वो लोग भी क्या करता है इसी चीज को, जैसे मंगल पांडे किया था यूज करने से मना, सेम सिपाही मेरठ का भी मना कर देने लगता है कि हम भी यूज नहीं करेंगे भाई।
हमको यूज नहीं करना है। अब होता क्या है, 6 मई को स्टार्ट हुआ, 10 मई तक ये जाते जाते बहुत सारे को, जैसे 6 मई को सिपाही लोग मेरठ में किया, बहुत सारे को पकड़ लिया गया। 10 मई को बहुत सारे सिपाही आता है, जिसको जिसको जेल में, जिस जिस सेना को जेल यानी सिपाही को जेल में रखा गया था उसको छुड़ा लेता है 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को छुड़ाता है, नेक्स्ट डे ही उसी रात यानी निकल जाता है दिल्ली की ओर। 11 मई को दिल्ली पहुंचा, 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचा। और वहां का उस समय मुगल रूलर कौन था, तो बहादुर शाह जफर। अब जैसे ही ये मेरठ वाला सेना दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली पहुंचा, मेरठ वाला दिल्ली पहुंचा, वहां पे कौन बैठा हुआ है, बहादुर शाह जफर बैठा, वहां का रूलर है, मुगल रूलर है, जिसको लास्ट रूलर भी बोला जाता है मुगल का। सेना बहादुर शाह जफर को बोलती है कि ऐसा करो, तुम हम लोग को लीड करो, क्योंकि देखो मुगल अभी भी खत्म नहीं हुआ था, अभी भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था मुगल ही। और सेना लोग सोचा यदि हम इसको खड़ा कर देते, इसको लीडर बना देते हैं, बहादुर शाह जफर को लीडर बना देते हैं, तो अखिल इंडिया भारत पे चलेगा, अखिल भारत पे चलेगा ये रिवोल्ट। बूढ़ा हो चुका था बेचारा, बहुत बार मना भी किया हमको नहीं बनना, लेकिन जबरदस्ती बनना पड़ा इसको, बहादुर शाह जफर को। उसी के यहां एक नाम था वक्त खां, जिसका पूरा नाम वक्तावर खां। कभी कभी यह भी क्वेश्चन आता है कि वक्त खां 1857 की क्रांति में कहां से थे, तो दिल्ली से ही था वक्त खां। बहादुर शाह जफर के ही कोड में यानी वक्त खां, ये तो नाम का था, बहुत बूढ़े हो गए थे बेचारे, बस एक प्रतीक बन गया था कि हाँ हम लीड कर रहे हैं तुम लोग को, ये प्रतीक बना हुआ था कि हम लीड कर रहे हैं तुमको। वक्त खां मेन लीड कर रहा था, नाम था बहादुर शाह जफर का, बट लीड रियल में पूछो तो कौन कर रहा था दिल्ली से, तो बख्तावर खां कर रहा था, जिसका शॉर्टकट टाइम वक्त खां भी बोला जाता था उसको। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई कहां से भाई, झांसी से, क्योंकि इसका जो बेटा था वो एडॉप्ट किया हुआ बच्चा था, एंड डलहौजी का जो पॉलिसी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, उसी में एडॉप्ट किया हुआ बच्चा वाले स्टेट को अंग्रेज अब रख लेगा जब तक अपना बच्चा ना हो, इसलिए झांसी को ले लिया गया था। झांसी 1853 में लिया था। तो लक्ष्मीबाई कहां से थी, झांसी से। एक खान बहादुर खां था जो बरेली से, बरेली झुमका गिरा रे किस बाजार में, बरेली के। तो बरेली से कौन था, खान बहादुर खां था। बेगम हजरत महल लखनऊ, बेगम हजरत महल कहां से थी, लखनऊ से थी। बेगम हजरत महल कहां से थी, लखनऊ से थी। अब देखो नाना साहब, ये जब मराठा वाला सीरीज लेके आएंगे तब नाना साहब के बारे में बताएंगे। नाना साहब यानी मराठा का लास्ट रूलर जो था, उसका एडॉप्ट किया हुआ बच्चा था जिसका नाम था नाना साहब। जैसे ही मराठा को हराया था तो नाना साहब को कानपुर भेज दिया गया था कि तुम वहां रहो, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी जो लाता है उस नीति के अंदर पता है कि एडॉप्ट किया हुआ बच्चा को रूलर नहीं करने देगा, तो नाना साहब को भी ले लेता है। एंड वहीं से तात्या टोपे भी था, तात्या टोपे भी था। कहां से, कानपुर से। कुंवर सिंह एक बहुत बड़ा वॉरियर, एक जमींदार जो था जगदीशपुर का, आरा का, वो कहां से थे, जगदीशपुर से थे, जो कहां पर था, आरा में, बिहार। आई होप कि यहां तक